हमारे पेपर थर्ड प्रिविलेज क्लास डिविएंस के बारे में आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे, यानी ये हमारी फर्स्ट क्लास होगी। इससे पहले हमने सिलेबस को अच्छे से समझा, क्या क्या हमें उसमें पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिविलेज क्लास, और आज की क्लास भी इस प्रिविलेज क्लास डिविएंस की इंट्रो क्लास है। तो हम समझेंगे प्रिविलेज क्लास क्या होती है। प्रिविलेज क्लास, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन के टाइम भी समझाया था, ऐसी क्लास होती है, ऐसी एसोसिएशन होते हैं, ऐसे पर्सन्स के ग्रुप होते हैं जिनको हम प्रिविलेज की कैटेगरी में रखते हैं। प्रिविलेज, उनको किसी तरह का कोई पावर मिली हुई हो, किसी तरह का कुछ अधिकार मिले हुए हो, उन्हें हम प्रिविलेज क्लास कहते हैं। इसको और अच्छे से अगर हम समझें तो प्रिविलेज क्लास का मतलब होता है ऐसे पर्सन जो बिलोंग करते हैं रिच क्लास से। रिच क्लास मतलब जो अमीर है, इलीट क्लास है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं, है ना। जस्ट लाइक जैसे टाटा, अंबानी के हम नाम लेते हैं, मित्तल्स के नाम लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब क्या है, रिच क्लासेस की कैटेगरी में आती है। हैविंग प्रिविलेज पावर, उनके पास किसी तरह की पावर होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अमीर है, किसी तरह की वो कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसी कारण उनके पास कुछ पावर भी होती है। लाइक अगर हम किसी मिनिस्टर्स को देखें तो उनके पास ये प्रिविलेज पावर होती है कि वो लॉ मेकिंग में पार्ट करते हैं, वो किसी तरह के एग्जीक्यूशंस में पार्ट करते हैं। अगर हम जजेस को देखें तो वो पार्ट करते हैं जस्टिस देने में। तो ये एक पावर है उनके पास। अगर हम एज ए टीचर, मैं अपने आप को लेऊँ, टीचर को भी एक पावर है, प्रिविलेज। उसके पास क्या पावर है कि वो जैसा गाइड करना चाहे अपने लर्नर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, जैसे वो डायरेक्ट करना चाहे, उसके जो लर्नर है वो उसी तरह से उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये एक पावर होती है। ऐसे जो क्लास होती है उनकी एक विशेषता होती है कि उनके पास किसी तरह की प्रिविलेज पावर होती है। ओके। इकोनॉमिकली साउंड एंड सोशली पावरफुल। इसके अलावा इकोनॉमिकली साउंड मतलब वही रिच क्लास टाइप ही है कि ये इकोनॉमिकली बहुत ही हाई फाई होते हैं, इनके पास बहुत पैसा होता है, ये अर्थव्यवस्था में बहुत ही अच्छे से योगदान देते हैं। इनका एक काफ़ी जो परसेंटेज है वो इसी तरह की क्लासेस के द्वारा हमारी जो इकोनॉमिकली है स्टेटस को ऊपर करने में इन्हीं क्लास का जाता है, ठीक है। एंड सोशली पावरफुल, और आप देख लीजिए जो भी अमीर होते हैं, इकोनॉमिकली साउंड होते हैं, जिनके पास पावर्स होती हैं, वो सोशली पावरफुल होंगे ही होंगे। मतलब वो कुछ ऐसे नियम कायदों में अपने बनाने में योगदान देते हैं जिससे समाज की व्यवस्था को अच्छे से हम चला सकें। तो इस तरह से सोशली पावरफुल भी वो होते हैं। समाज में उनका एक ऊंचा तबका होता है, एक उच्च स्तर के वो होते हैं। तो ऐसे जो भी पर्सन्स होते हैं, ऐसी जो भी एसोसिएशंस होती हैं, ऐसे जो भी ग्रुप्स होते हैं, ऐसी जो भी क्लास होती है, उसको हम प्रिविलेज क्लास कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम डिविएंस पे। तो डिविएंस का मतलब क्या हुआ? डिविएंस मीन्स टू डिवाइड फ्रॉम द एस्टैब्लिश पाथ और रूट। किसी भी एस्टैब्लिश पाथ किसी भी व्यवस्था का हो सकता है, समाज का हो सकता है, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर का हो सकता है, किसी भी सिस्टम का हो सकता है। तो किसी भी सिस्टम, किसी भी सेक्टर का जो एस्टैब्लिश पाथ है, जो रूट है, उससे डिवाइड कर जाना। लाइक देखिए, अगर मैं अपने टीचर के बारे में बात करूँ तो मेरा एस्टैब्लिश पाथ क्या है कि मुझे ऑनेस्टी से, बिना कोई झूठ कर कपट के, मुझे अपने जो भी लर्नर्स हैं उनको गाइड करना है, उन्हें मिसगाइड नहीं करना है। तो गाइड किया जाए उन्हें अच्छे से, ये एस्टैब्लिश पाथ है मेरे प्रोफेशन का। और इस एस्टैब्लिश पाथ से अगर मैं डिवाइड कर जाती हूँ तो वो कहलाता है डिविएंस, है ना। और अच्छे से समझो, देखो इसको। और डिपार्चर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज, नॉर्म्स एंड स्टेट्यूट्स ऑफ सोसाइटी। इस तरह से समाज के कुछ कानून होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं। तो जो भी ये वैल्यूज़, नॉर्म्स या स्टैट्यूट्स होते हैं, उनसे अगर डिपार्चर कर दिया जाए, उनसे अगर परे हम चले जाएं, अलग हटके हम कोई काम करते हैं जो समाज के नियम कायदे होते हैं, तो इस तरह के जो भी एक्ट होते हैं, इस तरह की जो भी एक्ट हो गए, उसको हम डिविएंस कहते हैं। तो समझे आप प्रिविलेज क्लास, डिविएंस को अगर हम इनको दोनों को साथ जोड़ के समझे तो ऐसे जो भी पर्सन्स हो गए जो कि प्रिविलेज क्लास की कैटेगरी में आते हैं, जो रिच हो सकते हैं, प्रिविलेज पावर्स हो सकते हैं, इकोनॉमिकली साउंड हो सकते हैं, सोशली पावरफुल होते हैं। और ऐसे में जब वो अपने एस्टैब्लिश पाथ या रूट से या सोसाइटी के एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, नॉर्म्स से जब वो डिपार्चर करते हैं, जब वो डिवाइड करते हैं, तो ये कहलाता है प्रिविलेज क्लास डिविएंस, जैसे कि हमारे इस टॉपिक का नाम है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ द एक्सपेक्टेशन, ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है, उम्मीद की जाती है, दैट रिच एंड पावरफुल पर्सन्स डू देयर
एक्ट एंड ड्यूटी फेयरली एंड ऑनेस्टी। ऐसा माना जाता है कि जो जितना रिच है, जितना पावरफुल है, जितना जिसके पास ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, उसे अपना काम, उसे अपना जो भी कर्तव्य है, जो भी ड्यूटी है, वो बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से उसे अपना काम करना चाहिए। एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट किया जाएगा क्योंकि उसके पास ये पावर है कि वो जो इलाज बताएगा वो इलाज उस पेशेंट को मानना पड़ेगा, उस पेशेंट को उसी इलाज को फॉलो करना पड़ेगा, वो दवाइयाँ उसे लेनी पड़ेगी। और ऐसे में उसकी उम्मीद की जाती है कि वो अपने इस एक्ट को, अपनी उसकी ये जो ड्यूटी है उसे ऑनेस्टी से निभाए। मतलब वो पेशेंट को जो भी गाइड कर रहा है ऐसे उसके इलाज के लिए, उसको मेडिसिन के लिए, तो वो सही उसको गाइड करे, ऑनेस्टी से उसको गाइड करे। ठीक है। अगर एक टीचर है तो टीचर अपने जो भी स्टूडेंट्स है उसको, उसकी ड्यूटी क्या है कि वो ऑनेस्टी से पढ़ाए, गाइड सही से करे। तो ये है उसकी ऐसा माना जाता है कि जिनके पास भी पावर हो, ऐसे पर्सन्स हो, उन्हें अपनी एक्ट, उन्हें अपनी ड्यूटी को बहुत ही फेयरली और ऑनेस्टी से फुलफिल करना चाहिए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है, मैनी टाइम्स दे डोंट बॉदर फॉर अदर देयर फेयर ड्यूटी एंड हैंड्स। लेकिन कई बार होता है जब वो अपनी ड्यूटीज़ को, अपने एक्ट को बहुत ही फेयरली, बहुत ही ऑनेस्टी से फुलफिल नहीं करते हैं, तो ऐसे में इट इज़ द डिविएंट बिहेवियर ऑन देयर पार्ट। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है उनके उस पार्ट का, उनके उस ड्यूटी का डिविएंट बिहेवियर कहलाता है। ये ऐसा व्यवहार कहलाता है जिससे वो अपनी ड्यूटी, अपने एक्ट से परे चले गए हैं। तो इस तरह के जब एक्ट होता है उसे हम प्रिविलेज क्लास डिविएंस कहते हैं। ठीक है। अब हमारे सिलेबस में सदरलैंड के कॉन्सेप्ट को समझाने की बात है, तो एक बार हम उस पर भी नज़र मार लेते हैं कि वाइट कॉलर क्राइम का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। अब ये वाइट कॉलर क्राइम क्या है, प्रिविलेज क्लास डिविएंस से इसका क्या रिलेशंस है, वो हम एक बार समझ लेते हैं। तो सदरलैंड ने कहा है, उन्होंने सबसे पहले इस टर्म का यूज़ किया था, वाइट कॉलर क्राइम। उन्होंने इसे, यानी प्रिविलेज क्लास डिविएंस को उन्होंने एक टर्म दी थी, वाइट कॉलर क्राइम। इसके अलावा उन्होंने जो भी ट्रेडिशनल क्राइम थे, जैसे कि रेप हो गया, थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, इस तरह के उनको उन्होंने नाम दिया था ब्लू कॉलर क्राइम। तो सदरलैंड ने इस तरह के प्रिविलेज क्लास के जो क्राइम थे, इस तरह के जो एक्ट होते हैं, उसको उन्होंने वाइट कॉलर क्राइम नाम दिया था। उनका ये कहना था, व्हेन अ पर्सन ऑफ respectability and high social status in course of his legitimate occupation commit an act which approximately a crime। कोई भी अगर पर्सन होगा जो कि अपने ऑक्यूपेशंस के कोर्स में, अगर अपने ऑक्यूपेशन के, अपने काम के नज़रिए में, अपने काम के दौरान अगर वो किसी तरह का कोई एक्ट करता है जो कि क्राइम है, तो उसे हम कहते हैं वाइट कॉलर क्राइम। ठीक है। जैसे मैं अभी, हमने डॉक्टर के बारे में बात करी, डॉक्टर अगर गलत दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देता है, गलत तरह के टेस्ट वो प्रिस्क्राइब कर देता है, तो ये क्या कहलाता है, ये उसके ऑक्यूपेशंस के कोर्स में ये हो गया क्राइम। तो ऐसे पर्सन्स जो कि अपने काम के दौरान जब वो किसी तरह का कोई भी क्राइम कमिट करते हैं, किसी भी पाथ से जब वो डिवाइड होते हैं, तो उसको हम वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। The unfortunate scene of this deviant behavior is that the dimension of deviance associated with following wings and circles। तो इसमें और कौन कौन से आते हैं इस तरह के क्राइम में? The bureaucrats आते हैं, जिसे हम नौकरशाही के रूप में बोलते हैं। The rich class, अमीर लोग जितने भी होते हैं वो इसमें आ सकते हैं। The neo rich class का मतलब है जो अभी अभी नए जो है अमीर बने हैं, अभी अभी जिन्होंने शुरुआत करी है। ठीक है। रिलीजियस लीडर्स, जो भी धार्मिक नेता हो गए, लीडर्स हो गए हमारे, एंड ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरह की जो संस्थाएं हो गई, उनको हम इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रोफेशनल क्लास, जो भी प्रोफेशनल, जितने भी प्रोफेशनल, चाहे वो डॉक्टर हो, टीचर हो, लॉयर हो, ये सब प्रोफेशनल्स में आते हैं। तो इनकी जो क्लास हो गई, एंड दी अदर पावरफुल सेक्टर्स ऑफ दी सोसाइटी एंड दी कंट्री, और जो अलग जो भी पावरफुल सेक्टर्स होते हैं समाज के, देश के, वो इस तरह के उसमें शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है। वाइल
वाइट कॉलर क्राइम बेसिकली मीन्स, वाइट कॉलर क्राइम का अगर हम मतलब निकालना चाहें, एक सिंपल सा मतलब निकालना चाहें तो वो है क्राइम कमिटेड बाय द एजुकेटेड पीपुल बिलोंगिंग टू अ हायर क्लास ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। वाइट कॉलर क्राइम क्या होगा कि ऐसे एजुकेटेड पीपुल्स होते हैं जो कि हाई क्लास से बिलोंग करते हैं, समाज की हाई क्लास से बिलोंग करते हैं, और वो अपने ऑक्यूपेशंस के कोर्स के दौरान अगर वो कोई क्राइम करते हैं तो उसको हम वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं, ठीक है। एंड दे हैव यूजुअली अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, और ये उनकी खासियत होती है कि उन्हें टेक्नोलॉजी की बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, देयर रेस्पेक्टिव फील्ड डिसिप्लिन्स एक्सेट्रा। उन्हें टेक्नोलॉजी के अलावा ही अपने फील्ड की बहुत अच्छे से नॉलेज होती है, अपने डिसिप्लिन्स की बहुत अच्छे से नॉलेज होती है उनको, जो कि इस तरह के क्राइम को कमिट करते हैं। These crime are common to trade, commerce, education, health। तो ये इस तरह के कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम इस तरह के क्राइम को रोज देखते हैं, ठीक है। अब सदरलैंड की थ्योरी को थोड़ा सा ब्रीफ में हम समझ सकते हैं। सदरलैंड स्टडी ऑफ वाइट कॉलर क्राइम वॉज prompted by the view that criminology had incorrectly focused on social and economic determinants of crime। सदरलैंड में माना है, सदरलैंड ने जब अपना अध्ययन किया, उन्होंने जब ये थ्योरी डेवलप करी तो उन्होंने इसमें एक बहुत ही खास बात ये बताई कि जो भी क्रिमिनोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो क्राइम के जो इकोनॉमिक और सोशल डिटर्मिनेंट्स थे उनको इनकरेक्टली फोकस किया है। इनकरेक्टली फोकस कैसे किया है? क्योंकि अब तक ये एक थ्योरी निकल के आ रही थी कि क्राइम कौन कर रहा है, क्राइम कर रहा है वो पर्सन जो कि अंडर प्रिविलेज है, गरीब है, पुअर है, जिसके पास किसी तरह के संसाधन नहीं है, इसलिए वो कोई चोरी डकैती करता है, वो किसी तरह का मर्डर करता है, वो एजुकेटेड नहीं है, इसलिए उसको नियम कायदों के बारे में पता नहीं है, ठीक है।